हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कल हमने हमारा टॉपिक ख़त्म किया था। पहले हमने ख़त्म किया सामाजिकरण, उसके बाद सामाजिक नियंत्रण क्या होता है उसके बारे में हमने पढ़ा। तो अब आज जो हमारा चैप्टर है वो है सामाजिक परिवर्तन। कि हमने नियंत्रण तो लगा दिया लोगों पर, लेकिन अगर नियंत्रण के द्वारा सारी चीज़ें स्थिर हो गई तो बहुत ज़्यादा नीरसता आ जाएगी। बहुत सारी जो बुराइयां हैं वो जन्म ले लेंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब कोई चीज़ रूढ़िवादी हो जाती है तो फिर उसमें बहुत सारी बुराइयां आ जाती हैं। उसमें गतिशीलता रहना बहुत ज़रूरी है। पानी को देखा होगा आपने, अगर पानी को एक ही जगह पे स्थिर रख दिया जाए, उसको जमा दिया जाए, तो उसमें बहुत ज़्यादा गंदगी आ जाती है, जबकि बहता हुआ जो जल होता है उसमें स्वच्छता रहती है। तो जो गति है ये प्रकृति का नियम है। कोई बच्चा है छोटा, अगर वो हमेशा छोटा ही रहे तो फिर जो बाकी संसार है ना तो वो खुद देख पाएगा, और ना ही जो संसार को उसके व्यक्तित्व से जो लाभ प्राप्त होने वाला है वो प्राप्त हो पाएगा। तो परिवर्तन बहुत अनिवार्य चीज़ है। तो ये कैसे है, क्या होता है, इसका अर्थ और इसकी प्रक्रियाएं, किस तरीके से सामाजिक परिवर्तन घटित होता है, इन सब के बारे में हम आज के लेक्चर में जानेंगे। तो पहले देखते हैं कुछ प्रमुख परिभाषाएं। कुछ समाजशास्त्री हैं जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन को अपने भाषा में, अपने शब्दों में परिभाषित करने की कोशिश करी है कि सामाजिक परिवर्तन क्या होता है, अर्थ क्या है इसका। तो जो प्रमुख परिभाषाएं हैं उनको हम देखेंगे। हेरेक्लेटिस एक समाजशास्त्री हैं जिन्होंने कहा कि सभी वस्तुएं परिवर्तन के बहाव में हैं। मतलब जो संसार है, यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो प्राकृतिक हो या फिर मानव जनित हो, चाहे सामाजिक हो चाहे प्राकृतिक हो, कुछ भी, वो सब परिवर्तन के बहाव में है। एक ना एक दिन हर चीज़ को परिवर्तित होना है। प्रकृति का जो स्वरूप आज है शायद वो पहले नहीं हो, और जो पहले था वो आज नहीं है, या फिर जो आज है वो शायद फ्यूचर में ना हो। ऐसे ही समाज में जो चीज़ें आज हैं, जो फैशन या जो भी ट्रेंड, जो भी परंपराएं, जो भी रीति रिवाज, जो व्यक्ति, जो भी चीज़ें आज हैं शायद वो पहले ना रही हूँ या फिर फ्यूचर में ना रहे, उनमें परिवर्तन होगा ही होगा। तो सभी वस्तुएं परिवर्तन के बहाव में है, कहा था हेरेक्लेटिस ने। क्योंकि जो परिवर्तन है ये एक अवश्यंभावी तथ्य है। अवश्यंभावी मतलब इसको कोई टाल नहीं सकता, ये होना ही होना है, जो कि सभी समाजों में घटित होता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक समाज में घटित होगा, हर एक समाज में, चाहे आप पूर्वी समाज को ले लो चाहे पश्चिमी समाज को ले लो, कहीं पे परिवर्तन बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव हमें दिखाई देता है, कहीं पे लगता है कि परिवर्तन की वजह से पुनः पुरानी परंपराएं आ गई हैं। अब इसको आप फैशन के संबंध में समझ सकते हो। देखा होगा ना, कोई फैशन ट्रेंड होता है तो कभी कभी लगता है बहुत फॉरवर्ड होते जा रहे हैं, कभी कभी लगता है कि पुराना फैशन फिर से लौट के आ गया। तो ये सारी चीज़ें सभी समाजों में ऐसे घटित होता रहता है। मैकइवर एंड पेज ने कहा कि समाज परिवर्तनशील एवं गत्यात्मक है। मतलब जो समाज है इसमें गति होती रहती है, इसमें परिवर्तन होता रहता है। तो इन्होंने कहा था कि समाजशास्त्री होने के नाते हमारी विशेष रुचि प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक संबंधों में है। केवल इन्हीं संबंधों में होने वाले परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। तो सिंपली एक तरीके से इन्होंने सामाजिक परिवर्तन को किसका मतलब उसमें क्या क्या अध्ययन करेंगे ये चीज़ बताने की कोशिश करी है कि समाज में तो बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन अब हम चूंकि समाज शास्त्र में सामाजिक संबंधों का अध्ययन करते हैं तो इसीलिए सोशल रिलेशन में जो परिवर्तन होंगे, किस तरीके के रिलेशन उभर करके आ रहे हैं, रिलेशन के पैटर्न क्या है, उनके ही जो भी परिवर्तन होंगे हम उन्हीं को अध्ययन करेंगे। ये बताया था मैकइवर एंड पेज ने। मेरिल और एल्ड्रिज ये एक सिद्धांतकार हैं जिन्होंने बताया कि जब मानव व्यवहार बदलाव की प्रक्रिया में होता है तब हम उसी को दूसरे रूप में कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन हो रहा है। मतलब जो ह्यूमन बिहेवियर है उसमें जब चेंजेस होने लगते हैं, मनुष्य का व्यवहार बदलने लगता है, तो हम उसको कह देते हैं कि परिवर्तन हो रहा है। मनुष्य का व्यवहार कैसे बदलता है, जब कुछ कुछ परंपराएं बदली, कुछ कुछ प्रथाएं बदली, तो हमारा जो मस्तिष्क में जो एक अनकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे चेंज होने लगती हैं। एक तरीके से कह सकते हो, जिसको फूको ने कहा था कि डिस्कोर्स, कि जब डिस्कोर्स बदल जाता है तो मस्तिष्क बदल जाता है, जो ह्यूमन बिहेवियर है वो सब बदल जाता है। तो जब मानव व्यवहार में परिवर्तन होता है तो हम उसको कहते हैं सामाजिक परिवर्तन। और ये किसने बताया था? मेरिल और एल। उसके बाद आपके आते हैं किंग्सले डेविस, जिन्होंने कहा कि सामाजिक परिवर्तन में हम केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझते हैं
जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और प्रकारों में घटित होते हैं। मतलब अगर समाज का ढांचा बदल रहा है, उसके जो अवयव हैं, उसकी जो निर्माणक इकाइयां हैं, उनके प्रकारों में कोई परिवर्तन हो रहा है, तो ही हम उसको कहेंगे कि ये सामाजिक परिवर्तन है। ये जो डेविस थे ये प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य से थे, तो इसीलिए इन्होंने प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य में ही सामाजिक परिवर्तन की भी व्याख्या करी है। जिन्सबर्ग, इन्होंने कहा कि सामाजिक परिवर्तन से मेरा तात्पर्य सामाजिक ढांचे में परिवर्तन अर्थात समाज के आकार, इसके विभिन्न अंगों तथा इसके संगठन के प्रकारों की बनावट एवं संतुलन होने वाले परिवर्तन से है। देखो, दोनों ने ही वही बात कही है, लेकिन परिभाषा में शब्दों का उलटफेर है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। जॉनसन ने कहा अपने मूल अर्थ में सामाजिक परिवर्तन का अर्थ सामाजिक ढांचे में परिवर्तन। इन्होंने भी ढांचे की ही बात करी है। ढांचे का मतलब संरचनात्मक जो परिवर्तन होते हैं, कि पूरा स्ट्रक्चर ही बदल जाए, तो जो संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं उनको कहा है इन्होंने कि वो सामाजिक परिवर्तन है। बॉटोमोर की अगर हम बात करें तो बॉटोमोर ने कहा था कि सामाजिक परिवर्तन में वे परिवर्तन सम्मिलित हैं जो कि सामाजिक संरचना, सामाजिक संस्थाओं अथवा पारस्परिक संबंधों में घटित होते हैं। ठीक है, जो कि पारस्परिक संबंधों में, यानी संबंध चेंज हो गए, सामाजिक संस्थाएं चेंज हो गई और संरचना चेंज हो गई, तो उसको हम कहेंगे कि ये सामाजिक परिवर्तन हो रहा है। गिडेंस के शब्दों में अगर हम कहें तो उन्होंने कहा था कि सामाजिक परिवर्तन का अर्थ बुनियादी संरचना या बुनियादी संस्था में परिवर्तन से है। मतलब जो प्राथमिक संस्थाएं हैं, जो प्राथमिक स्ट्रक्चर है, जब वो बदल जाता है तो जाकर के सामाजिक परिवर्तन घटित होता है। गिलिन और गिलिन, इनकी एक पुस्तक थी कल्चरल सोशियोलॉजी, इसमें इन्होंने कहा था कि जीवन के स्वीकृत ढंगों में होने वाला संशोधन, इसको हम कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन। मतलब जब जो हमारे लाइफ का जो रहन सहन के तरीके हैं, जो ढंग है, जो जीवन शैली है, उसमें जब परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं कि ये सामाजिक परिवर्तन है। तो सिंपली अगर हम कहें समाजशास्त्रियों के शब्दों में, तो जब सामाजिक संबंधों में कोई परिवर्तन आ जाता है, या मानवीय व्यवहार में कोई परिवर्तन आ जाता है, या जो समाज की संरचना है या जो उसका ढांचा है उसमें कोई परिवर्तन आ जाता है, तो उसको कहा जाता है कि ये सामाजिक परिवर्तन है। ठीक है, तो ये तो हो गया अर्थ। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं, कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सामाजिक परिवर्तन है, तो इसकी विशेषताओं से हम पहचानेंगे। ठीक है, तो पहली जो विशेषता है सामाजिक परिवर्तन की, वो है कि सामाजिक परिवर्तन अवश्यंभावी होता है। अवश्यंभावी का मतलब है जरूरी है, होना ही होना है, आवश्यक है, इसको कोई टाल नहीं सकता। ठीक है, सेकेंड चीज है सामाजिक परिवर्तन सार्वभौमिक होता है। सार्वभौमिक मतलब सभी स्थानों पर जो चीज समान रहे, तो सामाजिक परिवर्तन सभी जगहों पर होता है, सार्वभौमिक होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक स्थान पर होता है या एक समाज में होता है। किसी भी समाज में चले जाओ, किसी भी स्थान पर चले जाओ, सामाजिक परिवर्तन सभी जगहों पर होता ही होता है। ठीक है, तो सार्वभौमिक होता है। तीसरा पॉइंट है, जो सामाजिक परिवर्तन है ये प्रकृति से सामाजिक होता है। मतलब जो सामाजिक परिवर्तन है ये सामाजिक होता है, समाज में होने वाले परिवर्तन को ही हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। तो समाज में परिवर्तन क्या क्या हो सकते हैं, जो संबंध होते हैं उनमें परिवर्तन हो सकते हैं, जो समाज की इकाइयां घटक हैं उनमें परिवर्तन हो सकते हैं, समाज की संरचना ढांचा बदल जाए तो उसको हम कहेंगे। तो जो भी समाज में परिवर्तन हो रहा है उसको हम कहेंगे, बाकी समाज से बाहर प्राकृतिक परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन में नहीं गिनेंगे। ठीक है, तो सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति सामाजिक होती है। सामाजिक परिवर्तन की जो गति है ये असमान होती है और तुलनात्मक होती है। असमान मतलब हर जगह पे समान नहीं रहती है, कहीं पर बहुत तीव्रता से परिवर्तन हो जाता है, कहीं पर बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है, और इसको हम कंपेयर कर सकते हैं दो समाजों के मध्य में। अब जैसे आधुनिकीकरण को ले लो, तो ये एक तरीके का परिवर्तन है, लेकिन आधुनिकीकरण पश्चिमी समाजों में बहुत तीव्र गति से हुआ, जबकि जो एशियाई देश, अब जैसे भारत को ही ले लो, यहाँ पर आधुनिकीकरण की जो गति है वो थोड़ा सा धीमी है। ठीक है, धीमी धीमी प्रक्रिया में यहाँ पर जो आधुनिकीकरण है वो हो रहा है। फिर पांचवा पॉइंट है कि सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य होता है। मतलब जो सामाजिक परिवर्तन है इसमें ये एक जटिल तथ्य है, इसको समझना इतना सरल नहीं है।
जटिल क्यों है? क्योंकि सामाजिक संबंधों की प्रकृति इतनी ज़्यादा जटिल है। तो हम नहीं कह सकते हैं कि सामाजिक संबंधों में कितना और क्यों परिवर्तन हुआ और किस लिए, क्योंकि किसी के रिलेशन को डिफाइन करना इतना ईजी नहीं होता। तो सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य है। क्यों? क्योंकि सामाजिक संबंधों की प्रकृति बहुत ज़्यादा जटिल होती है और इसमें अध्ययन ही सामाजिक संबंधों का होता है। सामाजिक परिवर्तन की भविष्यवाणी संभव नहीं है, मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि किस टाइम में क्या चेंजेस होंगे और कैसे चेंजेस होंगे। तो सामाजिक परिवर्तन की हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते। जैसे प्राकृतिक विज्ञान में प्राकृतिक जो अब मौसम की जैसे है, तो मौसम की भविष्यवाणी की जा सकती है, लेकिन दो लोगों के बीच में कैसा रिलेशन है और आगे कैसा जाएगा इसकी कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। तो सामाजिक परिवर्तन में हम नहीं कह सकते हैं कि समाज का जो ढांचा है, अब जैसे परिवार है तो परिवार का ढांचा बदल जाएगा, या फिर समाज में जो चीज़ें अभी हैं वो मान्यताएं बदलेंगी या नहीं बदलेंगी, इसकी भविष्यवाणी संभव नहीं होती है। ठीक है, तो ये है सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं। तो अर्थ हमने समझ लिया, विशेषताएं समझ ली। अब हम समझेंगे कि जो सामाजिक परिवर्तन है इससे संबंधित प्रमुख प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं, समाजशास्त्रियों ने इनको कैसे डिफाइन करने की कोशिश करी है। तो इसको थोड़ा सा समझते हुए चलेंगे। तो देखिए, सामाजिक परिवर्तन के लिए एक जो प्रमुख सिद्धांत है वो है चक्रीय सिद्धांत। ठीक है, कौन सा? चक्रीय सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के समर्थक मानते हैं कि जो सामाजिक परिवर्तन है इसकी गति चक्र के समान होती है। चक्र के समान मतलब जैसे एक सर्कल होता है, एक गोला रेखा होगा, इधर से जैसे यहाँ से शुरू होता है तो फिर घूम करके यहीं पे आ जाता है। तो ऐसे ही जो चक्रीय सिद्धांतकार हैं वो मानते हैं कि जिस अवस्था से परिवर्तन शुरू होगा फिर घूम घुमा के उसी अवस्था में जो समाज है वो आ जाएगा। मतलब प्रारंभ में यहाँ से अगर शुरू हुआ तो बाद में घूम के पुनः वही अवस्था आ जाए। ठीक, ये है चक्रीय सिद्धांतकार। तो दूसरी तीसरी अवस्थाएं आती हैं लेकिन लास्ट में फिर पुनः वही अवस्था का दोहराव हो जाता है। जो ये सिद्धांत है इसके समर्थकों में आपके हैं स्पिंगलर, टॉयनबी, परेटो और सोरोकिन। लेकिन सोरोकिन को पूर्णतः चक्रीय नहीं कह सकते हैं, इन्होंने एक तरीके से पेंडुलम वाला चक्र बताया था लेकिन पूरा चक्र नहीं बताया था। तो कभी भी अगर ऑप्शन में ये चारों होते हो, इसमें से 3 चूज करने हो तो आप इनको चूज करना है, स्पिंगलर, टॉयनबी और परेटो को। ठीक है, और अगर चारों चूज करने हैं तो चारों चूज कर लेना, अगर 3 चूज करने हैं तो सिर्फ इनको चूज करना। ओके, तो ये जो चक्रीय सिद्धांतकार है इसमें है स्पिंगलर, टॉयनबी, परेटो और सोरोकिन। तो इसको थोड़ा सा हम शॉर्ट में इन सभी के सिद्धांतों को पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो जो प्रमुख सिद्धांतकार हैं चक्रीय सिद्धांत पे वो है स्पिंगलर, और ओस्टवाल्ड स्पिंगल का जो सिद्धांत है उसको कहते हैं उत्थान पतन का सिद्धांत, या फिर इसका एक दूसरा नाम भी है, इसको बोलते हैं ऋतुजननीय परिवर्तन का सिद्धांत। मतलब जैसे ऋतुओं में परिवर्तन होता है, मतलब गर्मी के बाद सर्दी, सर्दी के बाद बरसात, ऐसे ही। तो स्पिंगलर की पुस्तक का नाम था द डिक्लाइन ऑफ वेस्ट, 1918 में आई थी ये, जिसमें इन्होंने 8 सभ्यताओं का अध्ययन किया और बताया कि जो भी सभ्यता अगर वो उत्थान की अवस्था में है तो उसका पतन भी निश्चित है। मतलब अगर आज उसका उत्थान हो रहा है तो कल उसका पतन भी होगा। जो विकास की अवस्था में है, बहुत ज़्यादा विकसित हो चुकी है, तो फिर उसका पतन भी होगा। तो इन्होंने कहा कि ये चक्र चलता रहता है। तो ये जो सिद्धांत है इनको बोलते हैं निराशावादी या प्रारंभ तथा अंत का सिद्धांत। मतलब इसके कई सारे नाम है, तो निराशावादी है, प्रारंभ अंत का है, उत्थान पतन है, और ऋतुजननीय परिवर्तन जैसे ऋतुओं के माध्यम से। तो इन्होंने 8 सभ्यताओं का अध्ययन किया और बताया कि सभी सभ्यताएं पहले बहुत उत्थान की अवस्था में गई, फिर उनका पतन हो गया, और जिन सभ्यताओं का पतन है वो बाद में उत्थान में हो गई। तो ऐसे ये चक्र चलता रहता है। दूसरा सिद्धांत है अर्नोल्ड टॉयनबी का, जिनको कहते हैं चुनौती और प्रत्युत्तर का सिद्धांत। टॉयनबी की पुस्तक थी स्टडी ऑफ हिस्ट्री। इसमें इन्होंने बताया था कि प्रकृति सभी सभ्यताओं को चुनौती देती है, कुछ ऐसी समस्याएं क्रिएट करती है ताकि वो सरवाइव ना कर पाए, वो आगे ना बढ़ पाए। तो जो भी सभ्यताएं इन प्राकृतिक समस्याओं को, इनकी चुनौती को पार कर ले जाती हैं, प्रत्युत्तर दे ले जाती, मतलब कोई चैलेंज आया और उसका प्रत्युत्तर उन्होंने दिया, मतलब उसको पार कर ले गई, तो वो सभ्यताएं जीवित रहती हैं। अब जैसे अभी का ले लो, कोरोना काल आया, तो यहाँ पर
बहुत सारे देशों का एक तरीके से पतन और विनाश होने के कगार पे आ गए और बहुत सारे देश इस अवस्था में भी सरवाइव कर रहे हैं। अब जैसे हमारा इंडिया ही है तो इसको ही ले लो, जबकि इंडिया के संबंध में कहा जा रहा था कि ऐसा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा खराब सिचुएशन आ जाएगी, ऐसे ऐसे सब बोल रहे थे, बट अभी बहुत अच्छी सिचुएशन में हम लोग सरवाइव कर रहे हैं। तो चुनौती और प्रत्युत्तर के सिद्धांत कहता है कि प्रकृति सभी सभ्यताओं को चुनौती देती है और जो सभ्यताएं प्राकृतिक दशाओं से अनुकूलन करके उनको प्रत्युत्तर दे देती है, मतलब कोई चैलेंज दिया प्रकृति ने, कोई समस्या खड़ी करी और उस समस्या का निवारण उन्होंने ढूंढ लिया, अनुकूलन कर लिया उस समस्या में, तो वो आगे सरवाइव कर पाती हैं, जीवित रहती हैं। ठीक है। और जो टॉयनबी है, इन्होंने ही सबसे पहले औद्योगिक क्रांति शब्द का यूज किया था, तो ये इनका सिद्धांत हो गया टॉयनबी का। उसके बाद है सोरोकिन का सिद्धांत। सोरोकिन का सिद्धांत जो कि आप लोगों ने इनकी जो थिंकर वाला जब मैं पढ़ा रही थी तो वहां भी मैंने पढ़ाया था। इनका सिद्धांत है सांस्कृतिक गतिशीलता का, या फिर इसको कहते हैं उतार चढ़ाव का सिद्धांत। इनकी पुस्तक थी सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स, जिसमें सोरोकिन ने बताया कि जो स्पेंगलर ने सिद्धांत दिया है ये गलत है। स्पेंगलर ने क्या कहा कि परिवर्तन जो होता है वो उत्थान पतन में होता है, और उत्थान पतन मतलब चक्र की भांति चलता है। लेकिन सोरोकिन ने कहा कि चक्र की भांति नहीं चलता है, बल्कि ये झूले की तरह चलता है, पेंडुलम की भांति। जैसे झूला या पेंडुलम होता है वैसे ही परिवर्तन होता है। तो इनको पूर्णतः चक्रीय नहीं कह सकते हैं, इनको पेंडुलम की अवस्था इन्होंने बताई थी। और इन्होंने बताया कि संस्कृति 3 अवस्थाओं में पेंडुलम की भांति घूमती रहती है। तो इसको सांस्कृतिक उतार चढ़ाव बोलते हैं, पेंडुलम का बोलते हैं, सीमा आसन्न परिवर्तन सिद्धांत, बहुत सारे नाम हैं इनके सिद्धांत के, जो सोरोकिन का थियरी है। तो सिंपली इसको हम ये वाली पिक्चर से इसको ज़्यादा क्लियरली समझ सकते हैं। देखो ये पेंडुलम का एक मैंने बना दिया है। तो इन्होंने कहा था कि एक तरफ होती है चेतनात्मक संस्कृति, एक तरफ होती है भावनात्मक संस्कृति। जो चेतनात्मक संस्कृति होती है उसमें भौतिकतावादी गुणों की प्रधानता होती है, जहाँ पर लोग चेतना को, तर्क को, भौतिकवादी चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते हैं। और जो भावनात्मक संस्कृति होती है यहाँ पर मानवतावादी गुणों को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, अभौतिक गुणों को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। और जो आदर्शवादी संस्कृति होती है ये दोनों का मिश्रण होती है। तो इन्होंने कहा कि प्रत्येक संस्कृति या प्रत्येक देश या प्रत्येक सभ्यता इन तीनों अवस्थाओं से बारी बारी से गुजरता है। जैसे पहले किसी जगह पे चेतनात्मक संस्कृति थी, फिर धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होने लगा और फिर वो भावनात्मक की तरफ बढ़ रही है। और भावनात्मक से बढ़ते बढ़ते यहाँ पर जो ये बीच की अवस्था आती है, मतलब आधा चेतना के गुण हैं, आधा भावना के गुण हैं। तो चेतनात्मक और भावनात्मक मीन्स एक तरफ भौतिकतावादी और एक तरफ मानवतावादी गुणों, दोनों का जब मिश्रण हो जाता है तो उसको बोलते हैं ये चीज है आदर्श। तो दोनों का मिश्रण हो गया। ठीक है, ये है सोरोकिन का सिद्धांत। परेटो ने क्या दिया था? तो परेटो का थ्योरी भी आप पढ़ चुके हो, बट अभी यहाँ मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। तो परेटो ने दिया अभिजात वर्ग का परिभ्रमण सिद्धांत। परेटो की पुस्तक थी माइंड एंड सोसाइटी, जिसमें इन्होंने बताया कि इतिहास में हमेशा से ही अभिजात वर्ग के अंदर चक्रीय परिभ्रमण चलता रहता है। अभिजात वर्ग मतलब एलीट क्लास, ये मैंने समझाया हुआ है, आपको याद होगा ना। अभिजात वर्ग के सदस्यों में जब कुशलता या फिर जो चालाकी है, जो वो लोग क्लीवरनेस है उनकी, वो कम हो जाती है, तो उनका स्थान फिर गैर अभिजात वर्ग के लोग ले लेते हैं और एक नवीन अभिजात वर्ग बन जाता है। इस तरीके से ये चक्र चलता रहता है। ठीक है, मतलब पहले कोई और अभिजात वर्ग था यहाँ पर और उसके बाद फिर इनमें चालाकी कम हुई तो इनका स्थान किसी दूसरे अभिजात वर्ग ने ले लिया और ये चक्र ऐसे ऐसे चलता ही रहता है। इस तरीके से ये वर्ग निर्माण होता रहता है। वेबलन ने अभिजात वर्ग को कहा था विलासी वर्ग। इन्होंने कहा था कि ये जो विलासी वर्ग है ये प्रदर्शनकारी उपभोग करता है, मतलब दिखावे के लिए चीज़ें उनको ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी शो ऑफ करने के लिए जो की जाती हैं वो होता है प्रदर्शनकारी उपभोग। ये दिया था वेबलन ने। तो ये तो हो गया चक्रीय सिद्धांतकार, किसका किसका? परेटो, सोरोकिन, स्पेंगलर और टॉयनबी का। ठीक, फिर जो लोग चक्रीय सिद्धांतकारों में से नहीं हैं या चक्रीय परिवर्तन के सिद्धांत को नहीं मानते हैं, जो ये मानते हैं कि परिवर्तन हमेशा एक सीधी दिशा में होता है, एक बार जो अवस्था गुजर गई वो दोबारा नहीं आएगी, तो उन सिद्धांतकारों को कहते हैं रेखीय सिद्धांतकार। मतलब परिवर्तन की जो गति है वो हमेशा एक सीधी रेखा में होती है,
एक बार जो अवस्था बीत गई वो दोबारा नहीं आएगी। तो इस सिद्धांत के समर्थकों में जो प्रमुख सिद्धांतकार हैं वो है कॉम्टे, स्पेंसर, मार्क्स, वेबलन और हॉबहाउस, जो भी उद्विकासवादी है, क्योंकि उद्विकास कहता ही है कि जो परिवर्तन है सीधी दिशा में होता है। तो इनके सिद्धांतकारों को हम थोड़ा सा देख लेंगे। तो जैसे पहले हैं आगस्त कॉम्ट, तो उन्होंने बताया था मानवीय विकास की 3 अवस्थाएं, कि जो विकास है 3 अवस्थाओं से होकर के गुजरा है, धार्मिक, तात्विक और वैज्ञानिक। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? धार्मिक, तात्विक और वैज्ञानिक। इन 3 अवस्थाओं से मनुष्य का विकास हुआ है। पहली अवस्था होती है जब व्यक्ति धर्म को बहुत ज़्यादा महत्व देता है, फिर दूसरी अवस्था में वो तत्व ज्ञान को महत्व देता है, फिर तीसरी अवस्था में वो वैज्ञानिक चीज़ों को महत्व देता है। मतलब जो वैज्ञानिक है वही सत्य है, वो ऐसा ऐसा मानने लगता है। फिर आते हैं आपके स्पेंसर। स्पेंसर ने जो डार्विन का सिद्धांत था प्राकृतिक प्रवरण, इसको समाज पर लागू किया और सामाजिक योग्यतम उत्तरजीविता का सिद्धांत दिया कि प्रकृति उन्हीं को समाज में रहने देती है जो कि समाज में रहने योग्य हैं। जो योग्य हैं वही जीवित रहेंगे। ठीक है, ये है योग्यतम उत्तरजीविता का सिद्धांत स्पेंसर का। फिर मार्क्स है, ये भी रेखीय सिद्धांतकार के हैं। तो मार्क्स ने द्वंद्वात्मक सिद्धांत या द्वंद्वात्मक प्रविधि को अपनाया था और बताया कि जो उत्पादन प्रणाली है या जो आर्थिक संरचना है, यानी कि अधोसंरचना, इसमें जब परिवर्तन होता है तो संपूर्ण संरचना बदल जाती है। यानी अधोसंरचना में परिवर्तन होने पर अधिसंरचना में परिवर्तन होता है। तो आर्थिक संरचना अगर बदल रही है तो सब कुछ बदल जाएगा। तो इसी को बोला जाता है आर्थिक निर्धारणवाद, और इसी के आधार पर इन्होंने इतिहास को 5 युगों में विभाजित किया था, जिसको हमने बहुत ही अच्छे से समझा हुआ है, तो यहाँ पर मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी। वेबलन है, वेबलन भी रेखीय सिद्धांतकार है। तो वेबलन ने बताया था कि जब प्रौद्योगिकी में परिवर्तन होता है तो संपूर्ण संरचना बदलती है। ठीक है, जब हमने टेक्नोलॉजी को चेंज किया तो पूरा स्ट्रक्चर बदल जाएगा। इनके सिद्धांत को कहते हैं प्रौद्योगिकीय निर्धारणवाद। इन्होंने नॉर्वे के बढ़ई परिवार का अध्ययन किया था कि जब वहाँ पर इन्होंने देखा था कि मनुष्य जैसा करता है वैसा बन जाता है। मतलब जैसे हमारा व्यवसाय होगा, जैसी हमारी टेक्नोलॉजी होगी, ठीक है, हमने जैसी टेक्नोलॉजी यूज़ करी, जैसे प्रौद्योगिकी हमारी होगी, हम वैसे ही बनते चले जाएंगे। अब जैसे अभी है मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, हम फ़ोन वगैरह का यूज़ करते हैं, कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, तो हम लोग बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो गए हैं। पहले ये सब चीज़ें नहीं थी, तो हम लोग थोड़ा सा धार्मिक चीज़ों में ज़्यादा बिलीव करते थे। हॉबहाउस भी रेखीय सिद्धांतकार में है। तो हॉबहाउस का मानना था कि नैतिक आदर्शों के आधार पर परिवर्तन होता है। इनके सिद्धांत को कहते हैं मनोवैज्ञानिक सिद्धांत या सामाजिक परिवर्तन की मनोवैज्ञानिक व्याख्या। और इन्होंने बताया था कि सामूहिक जीवन, कानून और राजनीतिक जीवन, ये तीनों सामाजिक परिवर्तन के रूप होते हैं जिनमें परिवर्तन होता है नैतिक आदर्शों के आधार पर। ठीक है, ये बताया था किसने? हॉबहाउस ने। तो ये प्रमुख सिद्धांत हैं। इसके अलावा कुछ और सिद्धांत हैं जो कि सामाजिक परिवर्तन से संबंधित हैं। जैसे वेबर ने बताया, वेबर का जो सिद्धांत है इसको कहते हैं वैचारिक परिवर्तन का सिद्धांत। ये याद रखना, आप लोग हीगल में कंफ्यूज हो जाते हो। हीगल ने सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत नहीं दिया है। परिवर्तन में वैचारिक या विचारों की या धार्मिक आचारों की बात आती है तो वेबर लगाओगे। ठीक है, माल्थस ने दिया था सिद्धांत जो कि बोलते हैं जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत, कि जब जनसंख्या में वृद्धि होती है ज्यामितीय दर से और खाद्य पदार्थों में वृद्धि होती है अंकगणितीय दर से, तो इस प्रकार 25 वर्षों में किसी देश की जो जनसंख्या है वो दोगुनी हो जाती है। और अगर हम इसको नहीं रोकते हैं तो फिर प्रकृति खुद ही ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि अपने आप ही वहाँ की जनसंख्या बीमारियों से या समस्याओं से जूझ करके खत्म होने लगती है। ठीक है, ये चीज़ बताई थी माल्थस ने कि जो जनसंख्या है वो दोगुनी दर से बढ़ती है। जैसे इस साल 2, फिर 4, 8, 16, 32, 67 हो रही है। जो खाद्य पदार्थ है उनमें ऐसे वृद्धि होती है 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके, तो जनसंख्या डबल हो जाती है, लेकिन खाद्य पदार्थ उस मात्रा में उपलब्ध नहीं होते हैं। तो प्रकृति खुद ही ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि जनसंख्या अपने आप ही कम हो जाती है। आगबर्न का सिद्धांत है कि भौतिक संस्कृति की अपेक्षा अभौतिक संस्कृति पिछड़ जाती है, यानी भौतिक संस्कृति पहले बदलती है।
थॉमस ने कहा था कि संस्कृतियों के मिश्रण तथा समाजीकरण से सामाजिक परिवर्तन होता है। मतलब जब संस्कृतियों का मिश्रण होता है और सात्मीकरण, सात्मीकरण मतलब आत्मसात करना गुणों को, और दो संस्कृतियां मिली फिर एक दूसरे के गुणों का आत्मसात किया, तो इस तरीके से कुछ नई परंपराएं, नई प्रथाएं चालू हो जाती हैं समाज में। तो ये सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है। किसने कहा था? थॉमस ने कहा था। ठीक है, तो ये हो गए प्रमुख प्रमुख सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन के। अब हम पढ़ेंगे सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं। कौन कौन सी सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं होती हैं? तो सामाजिक परिवर्तन की जो प्रमुख प्रक्रियाएं हैं उनमें आते हैं उद्विकास, प्रगति, विकास, क्रांति। ठीक, तो उद्विकास क्या होता है? उद्विकास का मतलब होता है एक निश्चित दिशा में धीरे धीरे करके निरंतर गति से परिवर्तन होना। ठीक, मतलब एक दिशा है, उस दिशा में निरंतर, चाहे थोड़ा थोड़ा ही परिवर्तन हो लेकिन निरंतर और एक क्रम में, एक सीक्वेंस में लगातार एक दिशा में परिवर्तन होता रहता है। फिर पहले गुणों में फिर मात्रा में, तो ऐसे परिवर्तन होता रहता है। मानवीय उद्विकासवादियों में एक थे आपके मॉर्गन, तो इन्होंने मानवीय उद्विकास की 3 अवस्थाएं बताई थी, जंगली अवस्था, बर्बर अवस्था और सभ्य अवस्था। तो पहले जंगली अवस्था आती है, फिर बर्बर और उसके बाद सभ्य बताया था मॉर्गन ने। इनकी पुस्तक का नाम था एंशिएंट सोसाइटी। ठीक, बैकोफेन ने बताया था परिवार की 4 अवस्थाएं, ये भी उद्विकासवादियों में ही आते हैं। इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी, स्वच्छंद संभोग, बहुपति विवाह, उसके बाद बहुपत्नी विवाह और उसके बाद आता है फिर एक पत्नी विवाह। तो ये उद्विकासवादियों में प्रमुख हैं। और बाकी आपके कॉम्टे, मार्क्स, ये सब भी कहीं ना कहीं मानते हैं इस एक रैखिक क्रमिक परिवर्तन को, तो ये भी उसी में आ जाएंगे। आपके स्पेंसर भी उसी में आ जाएंगे। वैसे तो मार्क्स द्वंद्वात्मक है लेकिन रैखिक में वो भी आ जाएंगे। प्रगति, फिर प्रगति क्या चीज़ होती है? तो जब समाज के जो निर्धारित मूल्य हैं और लक्ष्य हैं, इनकी दिशा में होने वाला एक अच्छा परिवर्तन। मतलब जो प्रगति होती है ये हमेशा अच्छी ही होती है। मूल्यों में और लक्ष्यों में एक दिशा में जो समाज के जो मूल्य हैं, एक तरीके से कह लो कि समाज में जिन चीज़ों को मान्यता मिली हुई है, जो भी चीज़ें समाज में अच्छी मानी जाती हैं, जब वैसा कोई परिवर्तन होता है तो उसको बोलते हैं कि समाज में प्रगति हो रही है। विकास जो होता है, इसके लिए हमारे मूल्य हमेशा सकारात्मक होते हैं, लेकिन ये अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। मतलब हम सोच करके, जैसे विकास हो रहा है तो हम कहीं भी बोलते हैं कि ये विकास वाली परियोजनाएं हैं, तो हमारे मन में आता है कि हाँ कुछ अच्छी ही चीज़ होगी। तो मूल्य हमेशा सकारात्मक होते हैं, लेकिन ये अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। हमेशा ऊपर की तरफ होता है परिवर्तन, फिर आप पीछे मुड़ के नहीं देखते। क्रांति एक ऐसा परिवर्तन जो कि अचानक से हो जाए, बिल्कुल तीव्र गति से, कुछ भी अचानक से हो गया, तो उसको कहते हैं कि क्रांति के माध्यम से जो क्रांति होती है, ये थोड़ा सा उग्र साधन कह सकते हैं परिवर्तन का, या उग्र प्रक्रिया कह सकते हैं परिवर्तन की। वृद्धि और विकास, तो इसमें अंतर क्या है? तो विकास जो होता है ये एक गुणात्मक तथ्य है, जबकि जो वृद्धि है ये एक मात्रात्मक तथ्य है। आपने कितना विकास किया है इसको मापा नहीं जा सकता है, लेकिन आपकी कितनी वृद्धि हुई है इसको मापा जा सकता है। जैसे वृद्धि मतलब लंबाई में वृद्धि हुई या वजन में वृद्धि हुई, तो इसको हम माप सकते हैं, लेकिन आपका मानसिक विकास कितना हुआ है इसको मापा नहीं जा सकता। तो विकास गुणात्मक तथ्य है, जबकि जो वृद्धि है ये मात्रात्मक तथ्य है। और प्रगति और विकास में क्या अंतर है? तो विकास सदैव सकारात्मक मूल्य होते हैं इसके, लेकिन ये अच्छा भी होता है और बुरा भी, जबकि जो प्रगति है इसमें मूल्य भी सकारात्मक है और इसमें परिवर्तन जो होता है ये हमेशा अच्छा ही होता है। ठीक है, तो और उद्विकास और क्रांति में, तो उद्विकास धीरे धीरे होता है, क्रमिक होता है, जबकि क्रांति है अचानक से हो जाती है। उद्विकासवादियों में आपके आते हैं स्पेंसर हैं, आपके कॉम्ट हैं, मॉर्गन हैं, बैकोफेन हैं, ये सारे सिद्धांतकार। जबकि क्रांतिवादियों में या जो क्रांति को मानते हैं उनमें आपके कार्ल मार्क्स प्रमुख हैं। कार्ल मार्क्स के अलावा जो भी द्वंद्वात्मक सिद्धांतकार के समर्थक हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे, क्रांति को मानते हैं कि सामाजिक परिवर्तन का एक प्रमुख माध्यम है। तो ये था आज का लेक्चर। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए आप लोग और अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए, हिम्मत मत हारिए। सारी चीज़ें आसान हैं, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।